मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी के दिए गए प्यार का आभार प्रकट करता हूं। देखिए, हम लोग रोज ये सिलेबस क्यों खोल देते हैं? आपको सिलेबस के इर्द गिर्द ही रहना है। सिलेबस आपको गाइड करता है, आपको सही बताएगा। आप वो चीज़ ही पढ़ेंगे जो आपको पढ़नी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जो पुराने वीडियो हैं उनको देख करके ही आगे बढ़ें। अब देखो, इसके अंतर्गत ये आप लोगों को पेपर चिपका करके रखना है। आगे 3 से 4 कॉपी की सिलेबस की लेनी है और आपको इस तरह से पढ़ना है। अब बात है कि कई लोगों ने मुझे कहा कि सर इनकी पीडीएफ भेजिए। राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम 1974, कार्य संचालन समितियां शक्तियां। अरे बंधु, ये 15 से 20 पेज का टोटल मैटर है, तो इसके अंतर्गत इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बुक फॉर्मेट के अंतर्गत मेरे को मिला हुआ है। किसी की भी बुक को उसके फोटो खींच करके भेजना, पीडीएफ भेजना अपने लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तो इसकी टेंशन नहीं लें, पर ज़्यादा इतना मैटर नहीं है। आप सबसे पहले इसको जो आपका एक्ट दिया हुआ उसको करें। आप कहोगे तो मुझे क्या लगता है, मैं तो इसको भी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है ना। और ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं तो एक ही दिन की योजनाएं हैं लगभग। यदि आप सही से पढ़ेंगे तो एक दिन के अंतर्गत सारी योजनाएं, और ये 5 से 7 दिन, 5-7 दिन का मैटर समझ करके चलो। बाकी सारा अपन को इसी पे फोकस करके चलना है और अच्छे से तैयारी करते रहिए। एक बात मैं ये कह रहा था, देखो इसके जो अपन ने फर्स्ट इसका चैप्टर पढ़ा है, इसी प्रकार से अपन को चैप्टर पढ़ने हैं। ये नीचे के तो आपको ऐसा येलो लाइट बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। अब अपन 3 से 50 तक आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये अपना जो चैप्टर नंबर 2 है, जो बहुत बड़ा चैप्टर था, वो अपना कंप्लीट हो रहा है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको आपको अच्छा करना है। इसके अलावा मैंने इसके पूरे जो आपको जितने शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं वो भेजे गए हैं। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसको भी सुधार करके आपको वापस से इस चीज़ों के अंतर्गत भेज दिया जाएगा। ये एक सैंपल था कि आप किस प्रकार से ये जितने भी 70 से 80 90 पेज पढ़े, कैसे 90 पेज को अपन ने 9 पेज के अंतर्गत लेके आ गए। क्योंकि तैयारी का हमेशा इस प्रकार से एक वाइड एरिया से करते, एक संकरे एरिया की ओर अपन पहुंचते हैं। अब भी इसके अंतर्गत फिर ये 9 पेज का है। जब आपकी एग्जाम होगा, एग्जाम के लास्ट 1 महीने से पहले आपकी 9 पेज का भी 1 पेज हो जाएगा। 9 पेज का भी 1 पेज हो जाएगा। वो भी कैसे करना है उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। अब बात आती है टेस्ट की। तो टेस्ट के अंतर्गत जो अपन ने एक फ्री अपने टीचमेंट करके एक ऐप है, वहाँ पर अपन लोग करेंगे। सीधा यदि उसको आप लोगों को अपलोड कर दिया जाए और आप लोग ईमानदारी से करो, वो भी ठीक है। पर ईमानदारी से करने से वो पेपर वायरल होंगे। वही लोग यदि कुछ पेड कोर्स लेंगे तो वहाँ आपको वही क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि टीचमेंट के अंतर्गत आप मुझे 9413621099 पर जो भी लोग टेस्ट देना चाहते हैं, वो टेस्ट के लिए आप मुझे उसके अंतर्गत कि सर आई वांट टू टेस्ट, मतलब मैं टेस्ट देना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आप लोग मैसेज कर देंगे। उन लोगों को टीचमेंट पे किस प्रकार से ऐड करना है, क्या करना है, इसका प्रोसेसिंग का वीडियो अपन ये अपने ये तो आज शाम तक ही इसको मैं बता दूंगा। आज शाम तक बताने के बाद में लेट नाइट तक जब भी मुझे टाइम मिलेगा उसको आपको बता दूंगा। और कल मतलब कि ट्यूसडे को आपका इस चीज़ का टेस्ट होगा। वो टेस्ट का टाइमिंग भी उसी के साथ में अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। ये फ्री ऑफ टेस्ट होंगे। जितने भी 40 से 50 इसके जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 कंप्लीट अपन का टेस्ट करेंगे। और बाकी चीज़ों के भी टेस्ट किस प्रकार से होंगे उस पर भी अपन लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा रिपीट रिवीजन करते हुए चलते हैं। रिपीट रिवीजन क्या है? देखो, अपन ने नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जो पिछली क्लास थी उसमें धारा 44 पढ़ी थी। 44 के अंतर्गत क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता का उदाहरण नहीं है, ये क्या है? अवधारण है। क्या है? अवधारण। ये टाइपिंग मिस्टेक इसके अंतर्गत ऐसे हो जाती है ना। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि, उनका इलेक्शन किस विधि की जो मान्यता का उदाहरण है वो इसके अंतर्गत दिया जाएगा। अब बात आती है कि यदि उस पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लग जाता है, तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा?
उसकी निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश के पास लगती है, जिला न्यायाधीश के पास लगती है। जिला न्यायाधीश चाहे तो उस याचिका को किसी अन्य न्यायाधीश के पास में भी स्थानांतरित कर सकता है, और जो याचिका करता है वो 1000 रुपये के निक्षेप के साथ में इसे प्रस्तुत करेगा, 1000 रुपये डिपॉजिट करेगा और फिर करेगा। और यदि जिला न्यायाधीश को लगता है कि याचिका उसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो तो उसका यूजफुल ही नहीं है, तब वो ये निक्षेप राशि जो 1000 रुपये है ये किसको देगा, राज्य सरकार को दे सकता है। अब देखो भाई, हमने जो बिल्कुल इसको कंसाइज करके लिखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप अपना देखो फुल मेथड से पढ़ करके फिर कंसाइज के अंतर्गत पढ़ोगे और आप अपना 100% लगा दो। मैं तो कहता हूँ सफलता के लिए सबसे पहली सीढ़ी यही है, आप अपना 100% लगा दीजिए। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि आपने अपना 100% लगा दिया है तो आपको चाहे आगे किसी भी स्ट्रीम के आप हो, कोई भी स्ट्रीम का आपसे कंपटीशन कर रहा हो, किसी भी RS-IAS की तैयारी कर रहा हो, आपने यदि 100% फोकस हैं तो आप ही निकलेंगे। ये है, आप तो ये मान करके चलो कि जब लोग सो रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हो तभी आप सक्सेस होंगे। ये देखो कुछ फैक्ट है, इनको मानना पड़ेगा। अब बात आती है धारा 45 क्या कहती है? इसमें मुख्य ये नगर पालिका है, मुख्य नगर पालिका कृत्य का मतलब होता है काम। नगर पालिका के क्या मुख्य काम क्या है? मुख्य काम तो क्या है? लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, सार्वजनिक मार्ग है, जितने भी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं नियर अबाउट लगभग सारे काम, भवनों का रख रखाव है, जन्म मृत्यु पंजीकरण है, कंपोस्ट खाद तैयार करना है, जनसंख्या नियंत्रण करना है, ठीक ना, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, वास्तविक दशों के आधार पर स्थगित, राज्य सरकार के स्थगित और अन्य निर्देश भी दे सकती है, अवसंरचना रख रखाव, जो रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, पानी, बिजली, ये सब चीजें जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनका मुख्य काम होता है। तो 44 के अंतर्गत तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की विधि मान्यता को उदाहरण 45 में दिया है मुख्य नगरपालिका कृत्य, और नगरपालिका के कुछ अन्य काम भी है। अन्य काम कौन कौन से हैं ये भी देख लो। यदि कोई पर्यावरण संरक्षण का काम हो, लोक स्वास्थ्य का काम हो, स्वच्छता का काम हो, कोई संक्रामक बीमारियां फैल गई, लंपी है, कोरोना है, इन पे भी, और सार्वजनिक कोई तालाब है उसका देख रेख रख रखाव का काम भी इसकी के द्वारा होता है। शिक्षा और संस्कृति से संबंधित कोई नागरिक शिक्षा है, कोई प्रौढ़ शिक्षा है, कला है, सार्वजनिक पुस्तकालय, पागलखाने आदि कार्यालयों का निर्माण और रख रखाव करना। लोक कल्याण के साथ में यदि कोई प्राकृतिक आपदा जाए, कोई भूकंप आ जाए या कोई अन्य प्रकार की समस्या आ जाए तो भी उसके अंतर्गत इनकी लोक कल्याण के क्षेत्र में भी ये काम कर सकती है। सामुदायिक क्षेत्रों में लोकहित की सूचना, मेलों का प्रबंधन, जो भी मेले लगते हैं नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत तो उनका प्रबंधन करने का काम भी इनका है। अब यदि लगता है धारा 47 में सरकार द्वारा निर्देशित कोई काम है वो भी ये कर सकती है, सरकार निर्देश दे दी कि भाई आपको ये काम करना है तो भी ठीक है। धारा 48 कहती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के करती है। ये क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के करती है। अध्यक्ष ये क्या करेगा? नियमित बैठकों का आयोजन तो करेगा, बैठ के आयोजन करेगा, ऐसी 6 के आसपास बैठकें होती है इनको। वित्तीय और कार्यपालिक प्रशासन पर निगरानी करेगा, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन पर निगरानी करने का ये काम करता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष कार्य करेगा। ये अध्यक्ष द्वारा समय समय पर प्रत्यायोजित कार्य, यदि अध्यक्ष को लगता है कि कुछ काम उसके पास कार्यभार ज्यादा है तो वह काम उस उपाध्यक्ष को भी सौंप सकता है। तो ये अपन ने 44 से लेकर के 48 तक देखे। 44, 45, 46, 47 और 48। अब देखो इस प्रकार से आपको एक एक शॉर्ट नोट से अंतर्गत यदि इनके देखो अपन क्या कर रहे हैं, इनके इलेक्शन की विधि मान्यता 44 में क्या है, इनके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के इलेक्शन की विधि मान्यता, एक सबसे याद हो जाएगा विधि मान्यता। 45 में क्या कह रहा है? मुख्य नगर पालिका के कृत्य, मुख्य नगर पालिका के कृत्य, मुख्य नगर पालिका के कार्य। अब इसके अलावा मुख्य नगर पालिका के अन्य कार्य, ये सब देखो काम ही काम आ रहे हैं। मुख्य कार्य फिर अन्य कार्य, फिर 47 में सरकार के द्वारा दिए गए कार्य, फिर सरकार के द्वारा अलग, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या काम है। तो ये काम यदि इनको थोड़ा सा सीरियल से आप देखोगे, ये देखो विधि मान्यता की जो अवधारणा है इलेक्शन की, 45 में इनके नगर पालिका के मुख्य कार्य, 46 में अन्य कार्य, 47 में सरकार के द्वारा कोई निर्देशित कार्य, और 48 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। इनको और भी शॉर्ट के अंतर्गत आप कर सकते हैं।
चलो लेट्स स्टार्ट। पुराना रिवीजन करते हुए हम अब आगे की ओर जा रहे हैं। देखो अब इसके अंतर्गत दो अपने धाराएं बची है, 49 और 50, ठीक है ना। इनको भी फटाफट पढ़ लेते हैं। अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य। अभिलेखों की अभिरक्षा, जो अभिलेख है, जो इसके अंतर्गत आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रक्षा करना, ये तथा नगरपालिका की शक्तियां और कर्तव्य, ये किसके अंतर्गत दिया हुआ है? 49 के अंतर्गत। 49 के अंतर्गत क्या है? अभिलेखों की अभिरक्षा के बारे में दिया है। कैसे इसको मुख्य जो नगरपालिका अधिकारी है ये उसका काम है। नेक्स्ट देखो इसके अंतर्गत क्या चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने हाईलाइट कर रखी है। तो ये इसका रख रखाव करेगा। जहाँ नगरपालिका और क्या होगा, यदि देखो थोड़ा सा सुन लो इसको ना, यदि उसको नगरपालिका का जो अधिकारी है उसको लगता है कि कोई किसी ने अपने जो नगरपालिका के अध्यक्ष सदस्यों ने कोई नियम बनाया है, कोई उसके अंतर्गत कोई अन्य संकल्प है, कोई आदेश बनाया है, तो वह उसके अंतर्गत उस चीज़ का रिव्यू कर सकता है कि भाई ये सही है कि नहीं है, नियमों के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो वह उसको रोक सकता है और रोक करके ये कार्रवाई राज्य सरकार को सौंप सकता है। ये 7 दिवस के भीतर भीतर राज्य सरकार को कार्रवाई सौंप सकता है। यही बात इसके अंतर्गत की गई। कैसे? जहां किसी नगरपालिका किसी भी समिति को कोई कार्रवाई या संकल्प अध्यक्ष का आदेश इस अधिनियम के तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंध असंगत है, ये नियमों के क्या है? असंगत है, वहां नगरपालिका अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए, इस अधिनियम और इसी नियम के अकॉर्डिंग बनाए गए नियमों उपबंधों को कार्यान्वयन करने में विधि के सुसंगत उपबंधों को वर्णित करते हुए नगरपालिका या समिति अध्यक्ष को सलाह दे। उसको लगता है कि यार ये असंगत है, कौन से है? असंगत है, तब उसको कहे कि ये लॉ के हिसाब से क्या है? गलत है, ये इसकी सलाह दे सकता है। और नगरपालिका या समिति की बैठक की कार्रवाइयों में या अध्यक्ष के आदेश पर यह तथ्य अभिलिखित करे कि उसने ऐसी सलाह दे दी है। बाकी क्या है? नगरपालिका समिति की बैठक की कार्रवाई में या अध्यक्ष के आदेश पर यह तथ्य अभिलिखित करे, उसने ऐसा एक अभिलिखित करे कि मैंने यह आपको सलाह दे दी है। तदुपरांत ऐसी कार्रवाइयाँ संकल्प यथास्थिति आदेश पर विसम्मत टिप्पणी प्रस्तुत करे। उनको लगता है कि उसको लगता है, जो एग्जीक्यूटिव आप ईओ बन रहे हो, आपको लगता है कि ये विसम्मत है, सही बात नहीं है, तब क्या है? ये संकल्प या आदेश पारित होने या यथास्थिति ऐसी कार्रवाइयाँ हाथ में लेने से 7 दिवस के भीतर भीतर उस मामले को राज्य सरकार उसके द्वारा निम्नलिखित प्राधिकारी को सूचित करेगा, मतलब सूचित करेगा। अब उसको लग गया कि भाई ये कार्रवाई सही नहीं है, तो वो क्या करेगा? 7 दिन के भीतर भीतर राज्य सरकार को भेजेगा। और राज्य सरकार भी यदि उसके अंतर्गत 30 दिन के अंतर्गत कोई काम नहीं कर रही है, तब वो संकल्प पास मान लिया जाता है कि अब उसके अंतर्गत कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि देखो मुख्य नगरपालिका अधिकारी ये भी अपने कर्तव्यों में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, ये क्या कर रहा है? जानबूझकर के कोई उपेक्षा कर रहा है और उससे कोई नुकसान होता है, उससे कोई नुकसान होता है, तो वो उसकी वसूली इसे नगरपालिका के अधिकारी एग्जीक्यूटिव आपसे ही, आप बनोगे तो आपसे ही की जाएगी। तो उस उपधारा के विनिर्दिष्ट प्रकृति की कार्रवाइयाँ संकल्प आदेश के परिणामस्वरूप नगरपालिका के उपगत किसी भी हानि के लिए व्यक्तिगत दायी होगा और ऐसी हानि उसी रीति से वसूल की जाएगी जो नगरपालिका के बकाये वसूल किए जाते हैं। जैसे नगरपालिका के कोई बकाये वसूल करता है ना, तो वैसे वैसे आपसे ये वसूली जा सकती है। इसलिए काम भी ईमानदारी से करना है। 4 उपधारा 2 के अधीन रिपोर्ट किए गए विसम्मति की टिप्पणी का परीक्षण करने के पश्चात राज्य सरकार, अब वो अपन अगली बात कर रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा उसके निमित्त प्राधिकृत या कोई उसके प्राधिकृत अधिकारी है, कोई ऑथोरिटी ऑफिसर है, ऐसा अंतिम आदेश दे सकेगा जो ये ठीक समझे हुए नगरपालिका के आबद्ध होगा। अब सरकार को भी लगता है कि इसके अंतर्गत ये सुधार होना चाहिए, तो सरकार उसके अंतर्गत कोई निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट देखो, परंतु यदि विसम्मति की टिप्पणी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिवस की कालावधि के भीतर यदि 30 दिन के अंतर्गत सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, तब यह माना जाएगा कि जो नगरपालिका ने जो कार्रवाइयाँ की है, कोई संकल्प लिया है और कोई भी आदेश दिया है, वो उसको बिल्कुल विसम्मत नहीं है, वो बिल्कुल वैलिड उसको मान लिया जाएगा। ये कब से कब तक होगा? ये 30 दिवस। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 3, 4 और 5 स्टार बना दिया हमने, ठीक है, प्रस्तुत कर सकेगा। नेक्स्ट देखो इसी के अंतर्गत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के तद्दीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, नियम को तो ध्यान रखना ही है, नियमों के अधीन रहते हुए समस्त संकल्पों, समस्त अनुज्ञप्तियों
समस्त जितने भी, देखो हमने इसमें इंग्लिश में भी लिखा है, टू ऑथेंटिसिटी अंडर हिज सिग्नेचर, वो उसके सिग्नेचर करेगा ऑल रिजोल्यूशंस रिसोल्यूशंस, जितने भी उनके संकल्प हैं, ऑल लाइसेंस और ऑल परमिशंस, जो उनको अनुमति दी जाती है, ये सारे के सारे जो भी नगर पालिका के अंतर्गत बने हैं, इन पर सिग्नेचर किसके होंगे? इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो आपके नगर पालिका अधिकारी है, उसी के ही होंगे, या राज्य सरकार और किसी को अपॉइंट कर दे। अनुपति अनुज्ञाओं के अधीन नगर पालिका समिति या अध्यक्ष के आदेश द्वारा मंजूर किए जाएंगे। इस अधिनियम के अधीन नगर पालिका समिति या अध्यक्षों के आदेश जो भी मंजूर कर दिए गए, अब इस पे लास्ट में अटेस्टेशन कौन करेगा? ये हस्ताक्षरों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, और कोई भी अनुज्ञा, लाइसेंस या ये अपने परमिशंस या आदेश तब तक वैध या विधिमान्य नहीं होंगे जब तक ये इस पर अधिप्रमाणित ना कर दिया जाए। इसका मतलब है कि जो सारे के सारे इन्होंने जो संकल्प लिए हैं, इस पर लास्ट सिग्नेचर किसके हो रहे हैं? ये आपके नगर पालिका अधिकारी के ही हो रहे हैं, नगर पालिका अधिकारी के हो रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार को लगता है उसे और भी एक्स्ट्रा कोई काम दिया जाए तो राज्य सरकार उसको दे सकती है, उसको कोई निर्देश कर सकती है, जो स्पेसिफाइड बना सकती है। और ये कैसे होंगे? ये किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपे। ऐसा नहीं कि कोई मौखिक में कह दे उसको सौंप दे, तो ये सरकार के द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से सौंपेंगे। ये भी ध्यान रख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब बात आती है नगर पालिका को संबोधित या उसके तात्पर्य समस्त पत्राचार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम भेजा जाएगा। देखो वैसे भेजा तो जाता मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, पर अध्यक्ष के नाम पे भी भेजा जा सकता है, पर अधिकांश से किसको भेजा जा रहा है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भेजा जाएगा, किंतु अध्यक्ष को भी भेजा जा सकेगा। और नगर पालिका की तरफ से जारी या किया गया समस्त पत्राचार साधारणतः मुख्य नगर पालिका अधिकारी की मूल हस्ताक्षर से ही जारी किया जाएगा। समस्त जितना भी पत्राचार हो रहा है वो भी किसके द्वारा होगा? इसकी मोहर और हस्ताक्षर से ही अपने होगा। इसको 3 स्टार लगा दीजिए। अध्यक्ष की मोहर और हस्ताक्षर भी जारी हो सकती है। इसका मतलब दोनों के द्वारा जारी हो सकते हैं, पर मुख्यतः किसका हो रहा है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो नगर पालिका का अधिकारी है, उसके द्वारा किए जा रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका या उसकी किसी भी समिति की कार्रवाइयों के कार्यवर्तों या अन्य दस्तावेजों, देखो फर्निश एनी एक्सट्रैक्ट, वो जितनी भी उसकी एक्सट्रैक्ट, उसका सार है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? सार है। और फ्रॉम माइन्यूट्स होता है जो उनके कार्यवर्त हैं, डिसीजंस हैं, काम किए गए फॉर प्रोसीडिंग ऑफ द म्यूनसिपलिटी, जितने भी जो सारे म्यूनसिपलिटी के द्वारा किए गए काम है, काम का उद्धरण प्रस्तुत करेगा। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अधिकारी समय समय पर मांगे। यदि इसके लिए राज्य सरकार उसके जो भी काम किए गए, संकल्प किए गए, निश्चय किए गए, विनिश्चय किए गए, और सरकार के द्वारा कोई यहाँ प्राधिकारी है तो वो यदि मांगे तो इनको देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये अपने हिसाब से ही काम कर ले। अब देखो नेक्स्ट है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के बारे में क्या चीज़ लिखी हुई है। ये सब अपन 49 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जो धारा 49 है उसके तहत पढ़ रहे हैं। नगर पालिका के लेखाओं की संपरीक्षा, अभी इसका शॉर्ट नोट्स इसके भी बना रखे हैं, उसको भी आप देखना है। नगर पालिका के लेखाओं की संपरीक्षा के दौरान उसके ध्यान में लाई गई संपरीक्षा रिपोर्ट में इंगित की गई किसी भी त्रुटि या अनियमितता को हटाने के लिए तुरंत कदम उठाएगा। और क्या चीज़ है? नगर पालिका के धन या संपत्ति के संबंध में कपट, गबन, चोरी, हानि सभी मामलों की रिपोर्ट नगर पालिका को करेगा। यदि किसी भी प्रकार की चोरी है, कोई भी गबन कर रहा है, तो वो सब नगर पालिका को करेगा। ये नगर पालिका का अधिकारी कर रहा है। नगर पालिका द्वारा अध्यपेक्षित कोई भी विवरण लेखा रिपोर्ट या अपने प्रभार का कोई भी दस्तावेज या उनकी प्रति देगा जरूरत होने पर। उसकी बैठक में विचाराधीन किसी विषय के संबंध में स्पष्टीकरण देगा। ये भाई विचाराधीन क्यों है, किंतु ऐसे पर उस पर मतदान नहीं करेगा और उसमें कोई प्रस्तावना नहीं करेगा। एनी प्रोविजन रिलेटेड, उसके अंतर्गत किसी प्रकार का चेंजेज नहीं करेगा। ये है प्रोपोजिशंस रिलेटेड, उसके अंतर्गत किसी प्रकार की चेंजेज नहीं करेगा, उसके अन्य बदलाव नहीं करेगा और उसे मतदान नहीं करेगा। स्पष्टीकरण तो दे सकता है, कोई बैठक के अंतर्गत विचाराधीन है तो उसका अपने मतदान नहीं करेगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई। देखो नगर पालिका की नीतियों, विनिश्चयों और निर्देशों, देखो पॉलिसी जो नगर पालिका ने पॉलिसी बनाई है, डिसीजंस लिए हैं और जो डायरेक्शंस दिए गए, निर्देश दिए गए
को इस अधिनियम और तद्दीन बनाए गए इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग बनाए गए नियमों के उपबंध से असंगत न हो को क्रियान्वित करेगा। नगर पालिका के सभी कार्यों और विकास योजनाओं को त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा। कौन करेगा? नगर पालिका का अधिकारी करेगा। ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों, देखो नियमों उपविधियों के अधीन हो और उसे अनुदेशित किया गया हो। अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण ये काम क्या करेगा? अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जनरल सुपर इंटेंस एंड कंट्रोल, जो अध्यक्ष होगा ये उसके क्या होगा? एक प्रकार का अधीक्षण, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है, अध्यक्ष कौन है? जनप्रतिनिधि है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग ही काम करने का प्रयास करेगा। और कैसा? सामान्य अधीक्षण, पूरा अधीक्षण नहीं है, सामान्य अधीक्षण। और खुद क्या करेगा? अधीनस्थ नगर पालिका के अधिकारी जो इससे नीचे के हैं उन सेवकों का भी अधीक्षण ये नियंत्रण ये खुद करेगा। और खुद क्या रहेगा? सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण अध्यक्ष के अधीन रहेगा। तो ये भी ध्यान रख सकते हो, यहाँ से 3 स्टार मैंने लगा दिया। अब नेक्स्ट अध्याय 2 का जो 50 है, 50 के अंतर्गत, धारा 50 के अंतर्गत जब कभी भी, अब देखो यदि कोई अध्यक्ष, एक ही बात आ रही है, ये सारी लाइनें एक ही आ रही है, जब कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, जब कोई अध्यक्ष, वो सारी चीज़ें क्या आ रही है? अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष या कोई सदस्य त्यागपत्र दे दे, हट गया, या हटा दिया जाए या निलंबित कर दिया जाए या उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए, किसी और क्या दिया हुआ, किसी नगर पालिका को विघटित कर दिया जाए या अन्यथा निष्क्रिय हो जाए। इसका मतलब ऐसी कोई कंडीशन जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य ये अपना त्यागपत्र दे दे, हटा दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए या उनका निर्वाचन शून्य घोषित हो जाए, तब अब उनके काम कोई न कोई तो करेगा। तो वो काम किस किस को सौंपे जाते हैं, कैसे काम किए जाते हैं, इसके बारे में आगे बताया गया है। कैसे? देखो, तो ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य इसी नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या यथास्थिति सदस्य ऐसे पद से संबंधित कागज संपत्तियां सहित उसके वास्तविक कब्जे या अधिभोग में है, अपने कर्तव्य कार्यभार को विहित रीति से तुरंत सौंप देगा। जिसके पास में भी भाई अब उसको हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया या विघटित हो गई, तब जो उसके अधिकार हैं वो तुरंत प्रभाव से वो उसको रिलीव हो जाए वहां से, ये बात यहाँ पर कही गई। अब देखो, अध्यक्ष के मामले में उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को दे सकता है। और यदि कोई उपाध्यक्ष भी नहीं है तो जो राज्य सरकार के निर्देश है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। अब देखो, इसको 5 स्टार लगा दिया। अध्यक्ष तो देगा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तब ये किसके? राज्य सरकार जिसको भी निर्देश दे वहाँ इसको दिया जा सकते हैं, उसको चार्ज दिया जा सकता है। परंतु ऐसे किसी अध्यक्ष पद का कार्यभार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, जो आरक्षित वर्ष है निर्वाचित हुआ है, यदि उस प्रवर्ग का है तो उपाध्यक्ष को। अब यदि उपाध्यक्ष देखो उस प्रवर्ग का नहीं है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? राज्य सरकार उनमें से पहले तो देखेगी कोई सदस्य उसी आरक्षित वर्ग का है या नहीं, और यथास्थिति नहीं होगा तो महिला को इस प्रकार के अधिकार दिए जा सकते हैं। कैसे देगा? देखो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, यदि ऐसा कोई उपाध्यक्ष नहीं हो तो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार उक्त जातियों, जनजातियों या वर्गों के सदस्य यथास्थिति महिला सदस्य को, आप जरूरी नहीं है उपाध्यक्ष साहब उसके आरक्षित सीट के नहीं है तो उपाध्यक्ष को नहीं देकर के किसी सदस्य को भी इस प्रकार से आरक्षित वर्ग के या फिर महिला को सौंपा जा सकता है। कोई ऐसी रीत है जो विहित की जाए, सौंपा जाएगा। और जहां उक्त जातियां, जनजातियां, वर्गों से संबंधित कोई सदस्य या महिला सदस्य नहीं है, अब वहां इससे SC ST आरक्षित सीट कोई सदस्य ही नहीं है, तो जिसे पूर्वोक्ता अनुसार कार्यभार दिया जा सकता है। जो पहले था अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, बस यही चीज़ है। यदि वह आरक्षित सीट है तब इसके अंतर्गत ऐसी चीज़ें कंडीशन की जा सकती है। देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई, ये आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो, इसके शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं यहाँ से। तो कार्यभार किसी अन्य सदस्य को पूर्वोक्त संबंधित नहीं उस रीति से वित्त सौंपा जाएगा। उपाध्यक्ष की दशा में उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। और यदि अध्यक्ष भी नहीं हो तो ऐसे सदस्य को जो राज्य सरकार निर्देश दे। तो इसका मतलब कुल मिला के जो फिर राज्य सरकार दोनों ही नहीं है तो राज्य सरकार के निर्देश के अकॉर्डिंग ही उनको काम करना पड़ेगा। और देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्या चीज़ दी हुई है, इसके अंतर्गत दिया हुआ है सदस्य की दशा में अध्यक्ष को, सदस्य यदि कोई भी हटता है, निलंबित होता है, पदच्युत होता है तो वो किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। और उसकी अनुपस्थिति में
उपाध्यक्ष को देगा। अब विघटित या अथवा अन्यथा निष्क्रिय हुई नगरपालिका के समय नवगठित नगरपालिका को या यथास्थिति धारा 322 के अधीन नियुक्त अधिकारी उसको ये चीज़ें सौंप दी जाती है। ये तो कोई नवगठित हुई है तब वो जो भी नियुक्त अधिकारी है उसी को ये चीज़ें सौंप दी जाती है। अब आती है परंतु सदस्य इस खंड के अधीन कार्यभार को सौंपा गया और उस कार्यभार को कितने दिन के अंतर्गत वो कार्यभार धारण करना पड़ेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्यभार भी उसको क्या है 60 दिवस के भीतर भीतर उसको कार्यभार को ग्रहण करना होगा। इसको 5 स्टार बना लिया। देखो नेक्स्ट क्या है, यदि कोई व्यक्ति उपधारा के अधीन अपेक्षित रूप से पद कार्यभार सौंपने में विफल रहता है, कोई सौंपता ही नहीं है और छुट्टी लेकर के बैठ जाता है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी क्या होगा, सौंपने से इनकार करता है या सौंपता नहीं है तो अभी सौंपने में उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा, जिसने नया कार्यभार ग्रहण किया, कार्यभार ग्रहण करने का हकदार व्यक्ति, तो वो क्या होगा, उसको ग्रहण कर लेगा। अपने आप ही वो मान लिया जाएगा कि इसने कार्यभार ग्रहण कर लिया, उसने पद को त्याग दिया वहाँ से। तत्पश्चात उसकी बाबत ये समझा जाएगा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। देखो अब यदि अपन इसके अंतर्गत देखें, एक बार वापस से हल्का सा 1 ही मिनट के अंतर्गत देखते हैं। देखो ये अपन ने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था। देखो 1 3 स्टार, 1 3 स्टार के बाद में देखो 2 3 स्टार, 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 8 9 10। अब ये 10 आपके जो वर्ड है, जो आपके क्या है, कीवर्ड्स है, क्या है, कीवर्ड्स है, और इन्हीं कीवर्ड्स के द्वारा अपन जो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये लास्ट में शॉर्ट नोट्स जो मैंने 9 पेज के दिए हैं वो भी 1 पेज के अंतर्गत आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे उसको भी अपन बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट है अपने अध्याय 3, इसको अपन नेक्स्ट से ही शुरू करेंगे। अध्याय 3 का ये ध्यान रखना है, अध्याय 3 कौन सी धारा से, ये 51 नंबर धारा से, और कहाँ तक है अपने 66 धारा तक आया हुआ है। इसको भी अपन जल्दी कर लेंगे। जो कार्य संचालन कैसे किया जाता है, वार्ड समितियों का कार्यक्रम किस प्रकार से किया जाता है। अब देखो जितनी भी अपने इतनी चीज़ें पढ़ी है, इनको हमने 1 पेज शॉर्ट पेज के अंतर्गत देखा। 49 और 50 को देखो आप। 49 क्या कहता है, धारा 49 अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य इसके अंतर्गत दिए हुए। नगरपालिका की समिति की कोई भी कार्रवाई संकल्प नियमों के असंगत हो, ये एक ही लाइन में आ सकता था, और भी छोटा ज़्यादा असंगत हो तो सहमत नहीं होने पर वो टिप्पणी पर 7 दिवस के भीतर राज्य सरकार को सूचित करेगा और राज्य सरकार अंतिम आदेश देगी। अब मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी यदि कोई जानबूझकर करते हुए उपेक्षा करता है और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा तथा बकाया की वसूल की जाएगी उसी रीति से जैसे बकाया की वसूल की जाती है। अब इस अधिनियम के तहत समस्त संकल्प जो भी उनके रिसोल्यूशंस है, अनुज्ञप्ति लाइसेंस है और अनुज्ञाएं जो उनके उसके अकॉर्डिंग जो आदेश दिए गए हैं, ठीक है ना, परमिशंस दी गई, मुख्य नगरपालिका के द्वारा अधिप्रमाणित, उसके द्वारा अटेस्टेशन होगी और राज्य सरकार को द्वारा सौंपे गए अन्य शक्तियां आवश्यक सामान्य या विशेष आदेश से उसको और सौंपे जा सकते हैं। बैठक में विचाराधीन किसी विशेष से संबंधित स्पष्टीकरण देकर किंतु उसे मतदान नहीं करेगा, अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारी सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा। ये तो स्वयं तो खुद तो होगा, अध्यक्ष के अधीक्षण काम करेगा, सामान्य अधीक्षण, और इसके अधीक्षण के तहत इसके जो सबॉर्डिनेट जो कर्मचारी है, जो इसके अधीनस्थ कर्मचारी है, उनका ये करेगा। नेक्स्ट धारा 50 क्या करिए, कार्यभार सौंपना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य कोई भी हटता है, रिक्ति होती है, निलंबित होती है, निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए तो अध्यक्ष तो किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा, और यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो ऐसे सदस्य को जो राज्य सरकार उसको निर्देश दे दे। इस प्रकार का विघटित या निष्क्रिय हुई नगरपालिका के समय नवगठित नगरपालिका यथास्थिति दिन में नियुक्त अधिकारी को देगा। कोई नवगठित हुई तो उस समय को जो अधिकारी है बनाया गया है उसको ये चीज़ें दे दी जाती है। और 60 दिवस के जो इसको दिए गए हैं, 60 दिवस के अंतर्गत उसको कार्यभार ग्रहण करना पड़ता है। देखो कितनी बड़ी चीज़ को हमने 3 या 4 मिनट के अंतर्गत सारी की सारी रिकॉल कर लिया है। ये होता है इसका शॉर्ट नोट्स मेथड। यदि मैं इसको भी पहले से ही बता दूं और आपको टिपिकल लाइन नहीं लगे तो आपको अच्छा जरूर लगेगा, पर वो आपके लिए इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत रोज की तरह अपन एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेशन लेते हैं और ये भी आपको बिल्कुल दिशा देने का काम करेगा, किस प्रकार से आपको चलना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो इसके अंतर्गत क्या चीज़ दी हुई है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नगरपालिका के अनुसूचित जाति सदस्यों के अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए अवसान की अवधि को निर्दिष्ट करता है। ये वैसे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है,
पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर भी यदि आपको देखो इसके अंतर्गत देखना होता है तो देखने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से अपन इसको इतना अच्छा सिस्टमाइज कर रखा है कि हम देख सकते हैं। देखो ये शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत ही था अपने। अध्यक्ष पदों का आरक्षण संविधान के 334 की समय सीमा तक है। जितनी 334 की समय सीमा होगी वहां तक अध्यक्ष पद के आरक्षण की बात की गई है। ये जो कहां पर दिया हुआ है, धारा 43 के अंतर्गत दिया हुआ। प्रत्येक नगरपालिका के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। प्रत्येक नगरपालिका के अंतर्गत एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। हाँ, ये बात आ गई। तो अवसान की अवधि किसको निर्दिष्ट की गई है? अनुच्छेद 334। तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक ना। वैसे ये सारे क्वेश्चन और हम क्विज के अंतर्गत दे देंगे। अब बात आती है, क्योंकि इनको बार कई कोचिंगों वाले भी इसके मांग रहे हैं पेपर को, वो अपनी टेस्ट सीरीजों में दे देंगे आपको। फालतू में उन्हीं चीज़ों के जो है वैसे उनको नए बनाने दो, थोड़ी मेहनत तो करने दो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, देखो अब आप कहोगे कि एक्ट को पढ़ने का फायदा नहीं है। यदि ये आज कोई वीडियो देख रहा है तो मेरे बंधु भाई, इसको एक्ट को पढ़ना कितना ज़्यादा जरूरी है ये यहाँ से पता चलेगा। देखो इस क्वेश्चन से, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के संदर्भ में उम्मीदवार का वचन क्या है? ये अपने भी शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत नहीं लिया था, पर यदि आपने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ रखा है, बार बार क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उस शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आपको वैल्यू एड करना है, कुछ चीज़ें नई जोड़नी भी है। अब देखो ये जो चीज़ दी हुई है इसको मैं बताता हूँ। देखो ये किस प्रकार से आपको पूरा एक्ट आपने अच्छे से पढ़ा है, और आपका टारगेट 40 में से 40 का होना चाहिए। टारगेट आप अपनी ताकत पूरी लगा दोगे तब पूरा 100% सिलेक्शन आपका ही होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जिस दिन एग्जाम दे के आओ उसी दिन आप लोग कह दो कि हम विक्ट्री, हम तो हो चुके, ठीक नहीं, अपना हो जाएगा, क्योंकि पेपर की प्रकृति से ही पता चल जाएगा आपको। ये देखो ये क्या दिया हुआ है, धारा अपने 29 भ्रष्ट आचरण, और भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? रिश्वत। अब रिश्वत के अंतर्गत देखो क्या है, अर्थात किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, परितोषण का ऐसा दान, प्रस्तावना या वचन के द्वारा भी प्रत्यक्ष से परोक्ष उद्देश्य हो। अब यह कितनी अपन ने इसको एक बारीकी से चीज़ को देखिए। अब यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं भाई एक्ट पढ़े भी नहीं काम चल जाता है, चला लो अपने, तो क्या है, ठीक है कि नहीं, पर काम चलेगा नहीं भाई, सिलेक्शन नहीं होगा। आप आकर के 35 क्वेश्चन कर लोगे तो वहाँ से भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है ना। तो जो उम्मीदवार का वचन क्या है, तो वचन क्या है? ये रिश्वत है। क्या है? रिश्वत है। वचन का सीधा सा अर्थ कहाँ आ रहा है? रिश्वत से आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल बारीकी से देखोगे तभी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43(2) के अंतर्गत नगरपालिका मंडल के चयनित अधिकारी को पहचाने। अब यहां से देखो, कल भी कुछ लोग कंफ्यूज हुए थे, अपन यहां ध्यान देखना, 43(2) की क्या है? नगरपालिका मंडल की बात कर रहे हैं, मंडल से पता नहीं चला तो ऊपर देख लीजिए, म्युनिसिपल क्या है? बोर्ड। बोर्ड के अंतर्गत चयनित अधिकारी कौन होगा? बोर्ड के अंतर्गत यदि चयनित अधिकारी को आप देखोगे तो देख लो, इसको भी फटाफट 1 ही मिनट लगेगी, जस्ट ए मिनट, आपको मैं बता रहा हूँ। देखो कैसे आप इसको देख रहे हो, ये देखो, हाँ ये चीज़ ये दिया था, नगरपालिका के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ये इसकी 2 नंबर 43(2). नगर निगम के लिए तो क्या होगा? उप महापौर होगा। ये एक के अंतर्गत महापौर, सभापति और अध्यक्ष आ गए। नगर निगम में तो होगा उप महापौर, नगर परिषद में होगा उप सभापति, और नगरपालिका बोर्ड के अंतर्गत क्या होगा? एक उपाध्यक्ष होगा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान करना है। नगरपालिका बोर्ड के अंतर्गत क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। तो देखो ये आ गया ना, तो इसके अंतर्गत क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। तो ये आपको बी नंबर ऑप्शंस कर देना है। क्या कर देना है? बी नंबर ऑप्शन है। चलो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, फटाफट इसको लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न से कौन सा शब्द एजेंट का हिस्सा है? कारपोरेट एजेंट से कोई मतलब नहीं है, कमीशन एजेंट से कोई मतलब नहीं है, डेल क्रेडिट से मतलब नहीं है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही है। क्या है? पोलिंग एजेंट है। तो ये सारा मेथड काम कर रहा है। अब अपन जो नेक्स्ट
टेस्ट के बारे में या जो भी कोई सूचना है अगले वीडियो के अंतर्गत आपको कुछ देते हुए किस प्रकार से उस टेस्ट को आपको अच्छे से देना है और अच्छे से काम करना है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जितनी भी अपन प्रयास है अपन दीपावली से पहले पहले ही इस कोर्स को फिनिश करेंगे और जो जितना आगे रहेगा वो ही हमेशा आगे रहेगा। आपने पहले ये चीज़ें कर ली है, सेकंड पेपर आपका सेकंड जो पार्ट बी है, आप पार्ट ए को तो पढ़ते ही रहें पर पार्ट बी आपका साथ के साथ में कंप्लीट हो गया तो आप कोई सा भी तैयारी करने वाला हो उससे आप एडवांस रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को भी बजा दें। आई होप आप अच्छे होंगे और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें।